नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपका जो 12th क्लास का एग्जाम है आरबीएससी बोर्ड 2025 का, ये आपका कल एग्जाम है 29 मार्च को। देखो, वैसे तो आप याद रखें, जो आपके बुक के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के 12th क्लास में क्या होता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक में से पुटअप होते हैं। जो आपके बुक में चैप्टरों के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ज्यादा उसमें लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ मुख्य मुख्य जो चैप्टर है आपके, उनके मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। एक तो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा इसमें। एक आपके पास एओडी अवकलन के अनुप्रयोग के मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाए, और एक समाकलन के क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, और एक लास्ट में जो 3D वाला चैप्टर है उसके लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए। पढ़ाई गीता के अंदर आप किताब के पीछे वाले क्वेश्चन देख ले, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके बुक से ही पुटअप होने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है। चलो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर, हालांकि इजी चैप्टर है ये, इसमें आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना। जो आपका बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर 3 एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोट इनवर्स में अगर माइनस है तो ऐसे बनता है ना, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, जानते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है कोट के अंदर, साइन के अंदर, सॉरी टेन के अंदर तो आपके 30 की होती है, तो कोट के अंदर हो जाएगी 60 की, पाई/3 की। इसको हटा दो आप, पाई माइनस पाई/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा। ये आपके बुक का इक्वेशन है, कैसे करोगे, ये रहा साइन पाई/3, माइनस को हटाओगे यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2। सोल्व कर लो इसको, ये साइन हो जाएगा, यहाँ कितना होगा पाई/3, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कितने की होती है, पाई/6 की, ये पाई/6 की, पाई/3 पाई/6, ये हो गया आपके 90। साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपके पास में क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स। ये सारे लगभग बुक के क्वेश्चन है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसका मान आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या एक बार रुक जाओ पहले, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपके √3, इसमें से माइनस बाहर नहीं आता, ध्यान रखना, इस टाइप से बनता है, पाई माइनस कोट इनवर्स √3, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। होता है क्या है कि कोस, सेक और कोट, ये तीनों जो होते हैं ना, इनके अंदर अगर माइनस हो उसको आप क्या लिखोगे, पाई माइनस करके, क्या लिखोगे, पाई माइनस करके। तो यहां देख लो आप, tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू होगी, इसकी जो आपके पास वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, यहाँ पर 60 के इक्वल है, तो सीधा मैं इसको लिख दूं पाई/3। समझ गए आप कैसे करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई/3, और यहाँ से पाई होगा, यहाँ प्लस होगा, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे पाई/6 आएगा, कितना आएगा पाई/6। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो माइनस पाई/2 आने वाला है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। हाँ, साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसको सोल्व कर सकते हो क्या, आपके पास कह रहा है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x, शायद ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर, इसको सोल्व करोगे तो आप देखो, इसको एज्यूम कर लो थीटा, क्या एज्यूम कर लो, थीटा। इसको जैसे ही आप थीटा एज्यूम करो तो यहाँ पर अक्स बराबर क्या बनने वाला है, tan थीटा, अक्स बट्टा 1 बोल दो, इसको लंब बट्टा आधार बोल दो, कर्ण का मान कितना आएगा, √1 + x²। आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से सिंपली साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, लंब का मान कितना है x, और कर्ण का मान कितना है √1 + x²। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आने वाली है, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x/√1 + x²। यानी आप इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटाओगे और यहाँ क्या लिखोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्या लिखोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x/√1 + x²। इन दोनों को आपस में हटा लो, ऑप्शन देख लो कौन सा है, x/√1 + x², कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी। ठीक है, ये भी बुक का है, बता दो सोच के बुक का कौन सा क्वेश्चन है। शुरुआत में आ जाएगा आपके 2.1 के अंदर ही, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा, मतलब साइन इनवर्स x का उत्तर y है,
देखिए सी बात है, ये पूछ रहा है कि साइन और अक्ष का उत्तर क्या आ सकता है। आप ये जानते हो साइन और अक्ष का उत्तर या तो -π/2 आएगा या +π/2 या इसके बीच में आएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। बराबर का जहां चिन्ह लगा है, यहाँ बराबर वाला चिन्ह नहीं है, ये दोनों हो नहीं सकते, ध्यान रखना। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो और आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास में ये क्वेश्चन, चलो इसको कोशिश करो देखिए सोल्व करने की, कैसे सोल्व होगा। इसको कोशिश करो देखिए सोल्व करने की, हो जाएगा क्या सोल्व? याद करो कैसे करते थे इन क्वेश्चनों को, डायरेक्ट हटाते थे क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं हटाना, पहले देखना ये रेंज में है कि नहीं। 13 इंटू पाई का मतलब 180 बट्टे में 6, इसको अगर मैं काटूं 6 3 18 30 बार, 30 को इससे गुणा करूंगा, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, इससे कई बार चला जा रहा है। तो रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। 13 पाई में 6 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 पाई तक पूरा पूरा जाएगा, यहाँ आएगा 12 पाई, यहाँ कितना बचेगा? पाई। तो इसको आप ऐसे लिखो 2 पाई प्लस π/6। क्या लिखोगे? 2 पाई प्लस π/6। अंदर मैं इसको यूं लिखूंगा कि कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस π/6। अब आप ये जानते हो क्या, कोस 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो यहां से क्या आने वाला है? π/6। तो इस खाली जगह में क्या भरोगे? π/6। इजी चैप्टर, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ये आप लोग कर सकते हो सेल्फ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/2 इसके अंदर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोस इनवर्स के अंदर दे रखा है माइनस, तो उसको पाई माइनस करके कर लो। साइन इनवर्स में अगर माइनस दे रखा है तो वो सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें, दोनों और साइन इनवर्स ले लो, तो यहाँ साइन इनवर्स 1/5 तो है, प्लस कितना है? कोस इनवर्स x है, और यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 1। क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 जानते हो कितना होगा? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, तो ये ऐसा बना क्या? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। अब आप बता दो अक्ष की वैल्यू कितनी है, तो अक्ष की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। कितनी होगी? 1/5। कैसे हुई 1/5? आपने ये सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर में कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। तो जितना एंगल यहाँ होगा उतने एंगल यहाँ होगा, तभी तो π/2 आएगा उत्तर। तो यहाँ 1/5 तो 100% बात है, यहाँ भी क्या होगा? 1/5 ही होगा। इसका उत्तर क्या आएगा? π/2। और आगे चलते हैं, ये इसके अंदर ये 9 क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन कह रहा हूं मैं पूछे जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन चैप्टर में से आते हैं, और कोई आपको लगे अननोन क्वेश्चन, जैसे मान लो ये भी हो सकता है चैप्टर में नहीं हो, पुरानी बुक में जरूर है, वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। देखो चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, बड़ा ही शानदार चैप्टर है, सब समझदार हो आप लोग, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंजेस ये है, इस चैप्टर में से ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन ज्यादा है, या कोई एवरेज क्वेश्चन। आपके पास जो भी एक्सरसाइज है, विद प्रश्नावली है, या आपकी जो एक्सरसाइज है, उनमें जो एवरेज क्वेश्चन हो, एवरेज का मतलब समझ लो जिनमें ज्यादा लंबे चौड़े उत्तर नहीं हो, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने का आ रहा है? 2 नंबर का, तो 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है वही पढ़े। और छोटे वाले क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, ये भी बुक का क्वेश्चन है विद प्रश्नावली में। एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब की दर से गेहूं भरा जाता है, भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा? 1 मीटर पर फोर, याद होगा लगभग सबको, क्योंकि 1 मीटर इसके अंदर आंसर आ रहा था। बेलनाकार टंकी, तो बेलन का आयतन आप जानते ही हो, वॉल्यूम V क्या होता है? πr²। क्या होगा? πr²। 10 मीटर त्रिज्या दे रखी है। अच्छा, आयतन आपको दे रखा है, आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, आयतन में परिवर्तन की दर कितनी दे रखी है वो हम लोग लिख लेंगे। पीछे h दे रखा है, मतलब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिप्रेशिएशन करना है यहाँ पर। चलो इसको अलग से बता देता हूँ आपको। देखो बेलन का आयतन, आपको आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है समय के सापेक्ष 314 मीटर क्यूब पर हो, ये दे रखी है। बेलन का आयतन जो V होता है वो आप जानते हो πr²h होता है। t के सापेक्ष अवकलन करो तो यहाँ होगा dv/dt। क्या होगा? dv/dt। पाई t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर देख लो, r की वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल है, तो r तो आप रख लो, एक काम करो पहले यहाँ r की वैल्यू रखो। r की जो वैल्यू है आपके पास में 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 पाई क्या हो जाएगा? h। अब आप t के सापेक्ष अवकलन लगाओ तो ये हो जाएगा dv/dt। क्या हो जाएगा? dv/dt।
यहाँ होगा 100 पाई, ये हो जाएगा dh/dt, dh/dt। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 314, कितना दे रखा है 314, ये 314 और यहाँ देख लो कितना है 314 मीटर क्यूब पर होर दे रखा है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है, ठीक है। चलो आपको वर्ग इधर निकालनी, मतलब आपको dh/dt निकालना, क्या निकालना है dh/dt। तो ये देखो आप, ये तो 100 हो गया, इसको गुणा करवा लो 3.14 से, dh/dt, ये dh/dt, ये भी 314 ही होगा, इधर ये 314 है, इधर 314 है, ये dh/dt है। तो आप जानते हो 314 से 314 काटेंगे तो यहाँ पर कितना बढ़ने वाला है, 1 बढ़ने वाला है। अब h है, h का मतलब मीटर टाइम है पर हो, 1 मीटर पर हो, याद रखने वाला इक्वेशन अलग सीधा याद रख सकते हैं, 1 मीटर पर होल। सॉल्यूशन आप देख लो और डायरेक्ट याद रखो तो डायरेक्ट याद रखो कि ठीक ठाक सा क्वेश्चन किताब में सॉल्यूशन है 1 मीटर पर। अगला कह रहा है निम्न में से 0π/2 में आसमान कौन सा है, आसमान का मतलब 0π/2 में अवकलन करने पर नेगेटिव कौन बनेगा। अच्छा आप देखो इसका अवकलन कोस होगा, ये तो नेगेटिव होने से रहा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका अवकलन माइनस का साइन 2x होगा, हाँ ये पॉसिबल है। इसका भी माइनस का साइन 3x होगा, 3x का 3 हो जाएगा, यहाँ 2x का 2 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, ध्यान रखना। रीजन आप देखो ये क्या करता है 3x एंगल है, तो आप जितना एंगल रखोगे ना ये एंगल को सीधा सीधा तीसरे क्वाड्रेंट में ले जाएगा, यहाँ पर ले जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ये जो cos 2x है ना और वो tan है, वो नहीं हो सकता। हार्समान कौन सा होगा cos 2x, कौन सा होगा cos 2x, ये ध्यान रखना। नहीं तो tan हो सकता है, नहीं cos 3x और नहीं क्या होगा sin x। हार्समान कौन सा होगा cos 2x, ये भी आया हुआ बुक में क्वेश्चन आपके। अगला देखो, एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है। देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अगर मैं त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो ये होगा dA/dr बराबर हो जाएगा 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r। त्रिज्या कितनी r 6, यहाँ 6 रखो, उत्तर कितना आएगा 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन सा होगा बी ऑप्शन। बात को समझ रहे हो, छठे चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है कोई सी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, खाली जगहों के भी क्वेश्चन आगे आएंगे आपके, हाँ ये ध्यान रखना। अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, यदि कोई फलन अंतर्गत आई में निरंतर वर्तमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू आई एंड x1 लेस देन x2, तब निम्न में से करेक्ट कौन सा होगा। देखो ये चिन्ह का ध्यान रखो, ये किसकी तरफ खुला हुआ है x2 की तरफ, निरंतर वर्तमान करना है ना, तो x2 बड़ा कहां पर आ रहा है देख लो, केवल बड़ा, बराबर वाला चिन्ह नहीं, बराबर वाला गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें बराबर क्या नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। अब x2 इधर बड़ा है ना, x2 की तरफ कौन सा खुला हुआ है, ये वाला खुला हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी, ये भी नहीं होगा। याद रहे हार्समान पूछे तब तो होना चाहिए छोटा, वर्तमान पूछ रहा है, निरंतर वर्तमान पूछ रहा है, बराबर का चिन्ह नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, क्या चाहिए बड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर आपका f ऑफ x1 छोटा है किससे, f ऑफ x2 से, क्योंकि यहाँ पर x1 छोटा है किससे x2 से। अगला देखो, अगला है कि फलन के लिए क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु निकालना आता है कि आपको, खाली जगह में आया है, एक बार अवकलन लगाओ, देखें यहाँ क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं, एक बार अवकलन लगा के इसके सामने पुट करना होता है जीरो, क्या पुट करना होता है जीरो। क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना है, 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू जाएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगी। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, क्रांतिक जो बिंदु होगा, क्रांतिक बिंदु क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। अगला कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर फलन e की पावर x हमेशा, हमेशा क्या होता है निरंतर वर्धमान, हमेशा क्या होता है निरंतर वर्धमान, क्या होगा निरंतर वर्धमान, ध्यान रखना। इसका अधिकतम मान पूछा है, देखो अधिकतम मान कैसे निकालना है, माइनस x प्लस 1 और प्लस कितना है 3, देख लो अपक्ष माइनस x प्लस 1 प्लस 3, तो अपक्ष का अधिकतम मान क्या होगा, कैसे निकालना अधिकतम मान। आप देखो मोड फंक्शन आपके पास में है, आप ये बताओ मोड x प्लस 1 का उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर कम से कम 0 आ सकता है, यह अनंत से क्या आएगा छोटा है, क्या आएगा अनंत से छोटा। यही तरीका आपको यूज रहना है,
बिल्कुल एक ही बना दो, इसको आप अपक्ष नाम दे सकते हो। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लो तो माइनस से गुणा करवा दो, लेकिन याद रहे माइनस को मैं जैसे ही गुणा करूंगा समीकरण के चिन्ह चेंज होंगे, चिन्ह चेंज होने का मतलब क्या होगा, माइनस अनंत बनेगा, ये अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, जीरो अपना स्थान चेंज करेगा, यूं बनेगा। माइनस से असमीकरण को जब गुणा करवाया जाता है असमीकरण का चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो मैंने जैसे ही -1 से गुणा करवाया, यहाँ माइनस तो लग गया, लेकिन इसके माइनस लगेगा, इस साइड आएगा और जीरो इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए +3, तो पूरी समीकरण में 3 जोड़ो। अब 3 जोड़ोगे तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, समंदर है पूरा का पूरा, यहाँ फर्क पड़ेगा, 3 जोड़ा यहाँ फर्क पड़ेगा, 3 जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो मान होता है ना, ये तो मान होता है न्यूनतम, न्यूनतम मान तो इसका विद्यमान नहीं है, लेकिन इसका अधिकतम मान विद्यमान है। अधिकतम मान कितना होगा इसका, 3, और आपको पूछा गया है अधिकतम मान, अधिकतम कितना होगा 3। यहाँ कितना भरोगे इसके अंदर, अधिकतम मान 3, तो यहाँ कितना भरोगे 3, कितना भरोगे 3। चलो और आगे बढ़ाते हैं, आप रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं मैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तब वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर आराम से निकाल सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है dr/dt, dr/dt दे रखा है 0.7। त्रिज्या जो होती है ना p बराबर 2πr होती है, आप अवकलन करो t के सापेक्ष, तो ये तो होगा dp/dt। पैरामीटर में चेंजेज हो रहा है 2πr dr/dt, क्या होगा dr/dt, और dr/dt की वैल्यू है 0.7, 0.7 को गुणा करवा लो, इसका उत्तर आएगा 1.4। अच्छा साथ में ध्यान रखना यूनिट भी लगानी है, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका उत्तर आएगा 1.4 पाई, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज परिवर्तन की दर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ इसका ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है किताबी क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वो खोद के निकाल देते हैं, ध्यान रखना एग्जामिनर। खोद के निकालने का मतलब क्या है, अगर उसको हार्ड पेपर पढ़ना है, हार्ड क्वेश्चन पूछना है, तो ये सब पूछेगा। ये खुद में ही एक क्वेश्चन है आपकी किताब, बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना होता है, 8/27 भाग होता है, या 8/27 गुना होता है। ध्यान रखना, अगर पेपर वो खोद के क्वेश्चन निकालेगा एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक और है इसके जैसा क्वेश्चन, देखो कौन सा, ये वाला भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एग्जाम में बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चनों में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए दिए हुए आयतन के लंबवतीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, √2 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, √2 गुनी होती है, ध्यान रखना। इसका उत्तर √2 याद रखोगे, और इसका उत्तर 8/27 याद रखोगे, कितना 8/27। ये आपके अवकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन है, इसी टाइप की फिल इन द ब्लैंक्स, इसी टाइप के बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को। अगला जो चैप्टर है आपका वो है समाकलन। इसको थोड़ा सा स्लो लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत अगर आपके रही हुई है सिलेबस में तो वो पूर्ति हो जाए उसकी। क्या इसका समाकलन कर सकते हो, सोचो तो। क्या मैं अलग अलग भाग देने की कोशिश करता हूँ, एक में अलग सेपरेट डिवाइड करता हूँ, तो समाकलन में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर अक्स बनेगा, बात खत्म इसकी। फिर समाकलन का चिन्ह, इसका मैं इसमें भाग दूं तो यहाँ क्या बनेगा, सेक एक्स टेन एक्स बनेगा। अब उत्तर निकाल लो कौन सा है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, ये रहा टेन एक्स, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें -10 एक्स, ये गया। सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, बीच में माइनस का चिन्ह है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आने वाला कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या इसमें, देख लो, समाकलन क्वेश्चन काफी है। इसको कैसे करोगे, इसको करोगे, इसको लिखो 1/sin, बात सुनना मेरी एक ही बार में, इसको लिखो 1/cos, तो cos तो जाएगा ऊपर, साइन रहेगा नीचे, ये बनेगा कोट स्क्वायर एक्स बाई। क्या आप ये बात समझे, कोट स्क्वायर एक्स बाई टू कैसे, इसको नीचे लाओ तो साइन, इसको ऊपर ले जाओ तो कोस, कोस बट्टे में साइन क्या बनेगा। क्या आपको ये पता है कोट स्क्वायर का समाकलन कैसे करते हैं, कोट स्क्वायर का सीधा तो नहीं होता है ना, कोट स्क्वायर को कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यानी इस चीज को मैं ऐसा लिख दूं क्या कि कोसेक स्क्वायर x बाई टू माइनस ए, कोसेक स्क्वायर x बाई टू माइनस ए। अब इसका समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स, माइनस कोट एक्स ये रहा, माइनस कोट एक्स, सब में माइनस कोट एक्स दे रखा, x बाई टू का, x बाई टू का इसका समाकलन आप करना चाहते हो तो इसका तो हो जाएगा माइनस का कोट एक्स, समाकलन में x का गुणांक अपॉन में आता है, x का गुणांक अपॉन में आता है, और इस a का जो समाकलन होगा, a का क्या होगा x होगा, और प्लस क्या हो जाएगा c। कौन सा ऑप्शन है, ये दो रिवर्स होके ऊपर आएगा, यहाँ तो दो है नहीं गया, दो नहीं है ये भी गया, यहाँ दो बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, सी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह। बात को समझ रहे हो कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको, चलो ये किताब का क्वेश्चन है, बता दो ये कैसे करेंगे। देखो इसको करने का तरीका क्या है, x कॉमन ले, यहां जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा 1 प्लस लो, क्या बनेगा 1 प्लस, और इसको मैं चेंजेज करूं तो इसको 1 बाई एक्स अपॉन में 1 प्लस log x लिख सकते हैं। 1 बाई एक्स कैसे, x रिवर्स होके वापस नीचे ही तो आना है। अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, कि समाकलन में एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, याद है क्या फॉर्मूला क्या होता है, log मोड एफ एक्स प्लस सी, log मोड एफ एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एफ एक्स का मतलब 1 प्लस log x से log 1 प्लस log x प्लस सी, कौन सा आएगा सी ऑप्शन, कौन सा आएगा सी ऑप्शन। अच्छा सेम दो बार लिख दिया है क्वेश्चन, इसके अंदर वही है सेम, कौन सा log 1 प्लस एक्स। ठीक है आगे चल, इसमें बता दो किताब का क्वेश्चन। देखो इसमें बताऊं मैं आपको, तो ये यहां से लगाकर यहां तक अलग करना है, इसको अलग, यहां से लगाकर यहां तक ये विषम फलन बनेगा, इसका उत्तर 0 होगा। बच गया कौन, ये अकेला, अकेला बचेगा, अकेले पर लिमिट कितनी है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 1 dx, 1 dx का समाकलन जानते हो आप क्या होगा x होगा, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू है, अपर लिमिट प्लस पाई बाई टू है, पाई बाई टू को ओवर करेंगे, इसको माइनस करेंगे, प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, पाई होगा कि नहीं होगा, बड़े आराम से कर सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन है नहीं इसमें। इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1 तक, अगर मैं 1 को रख देता हूं तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स क्या बनेगा 0, टेन इनवर्स 0 0 होता है, इसका मतलब हो गया पाई बाई 4, आंसर क्या आएगा सी पाई बाई 4। लगभग लगभग आपके सिमिलरली बुक के क्वेश्चन है। अगला इसका फॉर्मूला जानते हो क्या, याद रहे, अगर यहाँ पर ई है, यहाँ पर log लिखा हुआ है, बेस में ई है, यहाँ x है, तो इसका उत्तर आता है x, क्या आता है इसका उत्तर x आता है। यहाँ देखो क्या कहानी है, इसको यूं समझो, ये n है, ये log है, ये m है, आप जानते हो ये log m की पावर n है, n log m की पावर क्या होगा, मतलब ये 5 ऊपर आएगा, 5 ऊपर आएगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा e की पावर log x की घात 5, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं साइड कर देता हूं, ठीक। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा e की पावर log x की घात कितनी 3, यहाँ क्या बनेगा e की पावर log x की घात कितनी 3, और यहाँ क्या बनेगा e की पावर log x की घात कितनी 2, ये। अब इसको खत्म करो, देखिए क्या बनेगा, इसको खत्म करेंगे तो यहां से देखो यहाँ लिख, इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा x की घात, इसका उत्तर आएगा x की घात 4, इसका उत्तर आएगा x की घात 3, और इसका उत्तर आएगा x की घात 2, कितना आएगा x की घात 2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई मैंने यहाँ किया है, अप्लाई करने के बाद ये बनेगा, ऊपर x की घात 4 कॉमन ले लो, ऊपर x की घात कितनी कॉमन ले लो 4, ऊपर 4 ले लो तो यहाँ 1 बचेगी, यहाँ 1 बचेगा, और नीचे से 3 ले लो, यहाँ 3 लोगे तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ठीक। ऊपर कितनी कॉमन ली है, वापस देखो फिर से सुनो, ऊपर कितनी कॉमन ली है 4 का, 4 ले लो, नहीं तो 3 को काटना 3 ले, 3 लोगे तो यहाँ क्या आएगा 2, और यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x,
यहां से 3 कॉमन ले लो, या सेम बनानी है तो आपको फिर वही 4 घात कॉमन लेनी है। कितनी लेनी है? 4 घात, ताकि ये कट जाए। 4 घात कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ 3 घात 2 घात कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब इसको काट दो, कितनी घात बची? 2। 2 का मतलब x की घात 2 तो बची, समाकलन क्या होगा? x की घात 3 बटे में 3, x की घात 3 बटे में 3, भाई मिला क्या? x की घात 3 बटे में 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपके c। इसके अंदर जो आंसर आएगा डिफॉल्ट ऑप्शन से, इसका उत्तर आएगा x की घात 3 बटे में 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। क्या हो जाएगा? x की घात 3 बटे में 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। अगला देखो, देखिए ये कह रहा है कि e की पावर x, e की पावर x, sec को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, sec x प्लस क्या होगा? sec x tan x, sec x और ये tan x और ये dx। याद रहे इसका तो आंसर होगा, इसका आंसर x की घात 3 बटे में क्या आएगा? यहाँ पर 5 घात बन रही है, यहाँ पर 3 घात बन रही है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 4 पावर है। कितनी पावर है? 4 पावर। 4 पावर है, इस वजह से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 4 पावर जैसे ही आप करोगे, यहाँ 3 की बजाय कितना करोगे? यहाँ 4 करोगे तो आपके इनमें से ऑप्शन मैच हो जाएगा। 4 पावर करो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि ये हम लोग पढ़ के आते हैं कि e की पावर x हो, एफ एक्स हो और एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो e की पावर x एफ एक्स प्लस क्या होता है? c होता है। ये रहा e की पावर x, ये अगर फलन है तो ये इसका अवकलन होना चाहिए, या ये फलन है तो ये अवकलन। sec x तो फलन है, इसका अवकलन sec x tan x होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? e की पावर x sec x। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो अगला है cos स्क्वायर 2x। क्या आप जानते हो cos स्क्वायर 2x का समाकलन क्या होगा? सोचो तो कि cos स्क्वायर 2x का समाकलन क्या होगा? सर बोतल देना। cos स्क्वायर 2x का समाकलन क्या होगा? कैसे करते हैं समाकलन? याद करो ये वाला फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। इसकी हेल्प लेनी है, हेल्प लेनी है तो बाई 2 कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो ऐसे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज cos 2 में cos स्क्वायर थीटा। थीटा 2x है तो यहाँ 4x होगा, कन्वर्ट करने का मतलब ऐसे बनेगा 1 प्लस cos 4x बाई 2, cos 4x बाई 2 और ये dx। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है? x बाई 2 आएगा 100%, तीनों में आ रहा है, ये गया। cos 4x का sin 4x अपॉन में 8 आएगा, cos 4x का sin 4x अपॉन में क्या आएगा? 8। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर करेक्ट? ए। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसका बता दो, बेस में 10 है, नेपियर लॉग नहीं है, ध्यान रखना, साधारण लघुगणक है, तो इसकी बेस में पहले ई लेके आओ। ई कैसे लाओगे? इस फॉर्मूले से, log a बेस b हो, अगर ई लाना हो तो इसको ऐसा लिखें, log e बेस b बट्टे में log e बेस है, आधार परिवर्तन सूत्र। कौन सा? log का बेस चेंजेज फॉर्मूला, आधार परिवर्तन सूत्र। इसे चेंज करो, इसे चेंज करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये इस टाइप का, ये दिखेगा आपको इस टाइप का कि log a बेस b, ऊपर तो आपके b आएगा, तो log e बेस क्या होगा? x अपॉन में log e बेस क्या होगा? 10 और क्या हो जाएगा? dx। अब बात सुनना मेरी, log x का अवकलन होता है समाकलन x log x माइनस x। ये रहा x log x माइनस x, लेकिन ये नहीं दे रखा है, ये तो गलत हो गया। 1 अपॉन x हो नहीं सकता, ये तो अवकलन होता है। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब 10 तो आएगा आपके बेस की जगह, और जो आपकी बेस है वो आर्ग्यूमेंट की जगह आएगी, तो ये चेंजेस होगा। तो 10 तो यहाँ होना चाहिए, ई यहाँ होना चाहिए। इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये 10 तो यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गई, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। सी को मत कर देना, क्योंकि जब ये ऊपर आता है ना तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है
कि अगर log a बेस b तो इसको आप 1 में लिखते हो तो log b बेस a होता है। क्या होता है? log b बेस a होता है। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो इसमें देखिए क्या दे रखा है, log x बेस x और dx। अच्छा इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर आप जानते हो कितना होता है, कितना होता है, तो यहाँ पर होगा 1 dx। 1 dx का समाकलन आप जानते हो x प्लस c होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, c। कौन सा होगा, c। साइन x डिग्री का समाकलन, अच्छा आपने अवकलन में सुना होगा साइन x डिग्री को। x डिग्री जब पूछे तो x डिग्री की जगह वैल्यू पुट करो पाई x अपॉन 180 रेडियन, ये वैल्यू पुट करो। ये वैल्यू पुट करोगे इस x डिग्री की जगह, तो ऐसा बनेगा कि साइन पाई x अपॉन में 180 और ये dx। साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, जानते हो आप, साइन का समाकलन माइनस कोस होता है। x का कोफिशिएंट अपॉन में रखो 1 अपॉन 180 और प्लस c, ये ऊपर आएगा तो माइनस का 1 अपॉन 80 अपॉन पाई और वापस इसको x डिग्री लिख दो, क्योंकि इसको x डिग्री की जगह रखा था। कौन सा ऑप्शन देखो, ये तो प्लस में आ रहा नहीं होगा, ये होगा बी ऑप्शन, प्लस क्या हो जाएगा, सी। दो सेम आगे हैं, सेम नहीं है, ध्यान रखना। माइनस 1 अपॉन 180 पाई कोस x डिग्री प्लस सी, सेम नहीं, अलग अलग ऑप्शन है, आंसर ही आएगा माइनस 1 अपॉन 180 अपॉन पाई और कोस x डिग्री आएगा वापस, और प्लस क्या लगा दोगे, निश्चित अनिश्चित समाकलन में क्या लगा दोगे, सी लगा। चलो और आगे बढ़ाते हैं। अगला कह रहा है फलन का समाकलन खाली जगह। अब इसका समाकलन तो आप समझ गए होंगे, इसको अंदर गुणा करवा लो, इसको अंदर गुणा करवा लो। इसको गुणा कराओगे तो इसका समाकलन आएगा x की घात 3/3, ये कटेगा तो क्या जाएगा माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x सेक x tan x। सेक स्क्वायर x का क्या हो जाता है, tan x, और सेक x tan x का क्या होगा, सेक x बीच में चिन्ह माइनस का है, प्लस क्या हो जाएगा। इसका तो जानते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, खाली जगहों में इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। ये क्यों पूछेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टियों पर आधारित क्वेश्चन है। यदि f एक विषम फलन है तब -5 से 5 अपक्ष की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। कौन सी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी। कौन सी, पांचवी। -a से +a लिमिट विषम फलन की स्थिति में इसका उत्तर क्या होता है, 0। क्या होता है उत्तर, 0। अगला देखो, हाँ सही दिया, समाकलन में लास्ट है, देख लो। ये तो यहां पर क्या करोगे, इसमें tan इनवर्स x को t मान लो, tan इनवर्स x को क्या मान लो, t। tan इनवर्स x को t मानोगे, इसका अवकलन होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या हो जाएगी, dt। तो यहां से 1/1 प्लस x स्क्वायर dx की वैल्यू तो dt हो जाएगी। tan इनवर्स को t मान लिया, ये t dt। लिमिट चेंज करो, देखें x की जगह कितना रखोगे, x की जगह रखना पड़ेगा आपको एक बार तो 6, और एक बार क्या रखोगे, एक बार रखोगे। तो यहाँ पर 6 और 1 रख के लिमिट लगा के इसकी खाली जगह में जो भी सॉल्यूशन है सॉल्यूशन लिखना। इसका समाकलन जानते हो क्या, कैसे होगा, 1/x का समाकलन होता है log x। क्या होता है, log x। और यहाँ लिमिट कितनी है, 1 से 2, 2 को रखोगे तो log 2 बनेगा, यहाँ बनेगा log 1। log 1 का मान आप जानते हो 0 होता है, तो यहाँ उत्तर क्या आने वाला है, log 2। क्या आएगा, log 2। इसमें क्या करो, इसका थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन का, 20वें का क्या दे रखा है कि dx दे रखा है अपॉन में sin स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x। तो इसको ऊपर यूं लिख लो, sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। याद करो एक बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें एंगल 2x नहीं है, और यहाँ एंगल क्या है आपका, 2x। एंगल क्या है आपका, ये 2x। अब सेपरेटली डिवाइड करोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ ले। यहाँ पावर 3 का जो मतलब है, इसका मतलब है 1/3। क्या है, 1/3। इसको आप इस प्रकार डिजाइन करो, x की पावर 5/3 और ये dx। अब समाकलन क्या होगा, x की पावर 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करना, क्योंकि आपने बुक के क्वेश्चन निकाले तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चन होंगे ही। अगला 3D से रिलेटेड है, 4-5 क्वेश्चन इसके भी है, देख लो। यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात दे रखे हैं आपको तो परस्पर लंबवत होती है, दिखती सी बात, यही फॉर्मूला होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। हाँ ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इंपॉर्टेंट है उसका मतलब है आएगा।
जो इंपॉर्टेंट है उसका मतलब है पक्का आएगा। अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? और सदिश समीकरण दे रखा है। रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अक्ष के समांतर है, मतलब जो दिक् अनुपात अक्ष से होंगे वही इसके होंगे। दिक् अनुपात का मतलब बी का, दिक् अनुपात का मतलब बी का मान। और जो रेखा है मूल बिंदु से जा रही है, तो ये तो सारा मामला 0 0 है, तो इसको छोड़ो, ये तो 0 है, ये लैम्डा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अक्ष के दिक् अनुपात होते हैं 1 0 0, तो यहाँ पर केवल आई कैप आएगा। तो जो लैम्डा आई कैप है वो उत्तर सही होगा। लैम्डा आई कैप कहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन। आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई। मेरे बात ये समझ रहे हो क्या? समांतर रेखा का मतलब क्या होता है? उन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात समान। तो अक्ष से अगर कोई रेखा समांतर है, तो जो दिक् अनुपात अक्ष के होंगे वही दिक् अनुपात डायरेक्शन जो रेशियोज है वो उस लाइन के उस रेखा के होंगे कि नहीं होंगे? 1 0 0 अक्ष से दिक् अनुपात होते हैं, उस रेखा के भी दिक् अनुपात क्या होंगे? 1 0 0। दिक् अनुपात सदिश समीकरण में कौन दर्शाता है? बी। कौन दर्शाता है? बी। तो बी का जो मान होगा वो आई में तो है, जे में 0, के में 0 लिखा नहीं है। और एक सदिश का मतलब होता है जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। अब रेखा कहां से गुजर रही है? मूल बिंदु से। तो 0 0 0, तो सभी का मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां से आंसर क्या बचेगा? लैम्डा आई की। क्या बचेगा? लैम्डा आई की। और आगे बढ़ाते हैं इसमें। ये लास्ट सही 2 क्वेश्चन और है। हाँ, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। चलो, पहला और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तीसरा प्रश्न देखो, अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है? अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 0 होगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्ष की दिक् कोसाइन की बात कर रहा है, क्योंकि बाकी के साथ 90 डिग्री कोण बनेगा, cos 90 का मान क्या होगा? 0। निम्न में से कौन सा समूह एक रेखा की दिक् कोसाइन नहीं है? ये वाला तो पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी। याद रखना, दिक् कोसाइन जब लिखते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो ये दिक् कोसाइन हो सकती है, लेकिन ये कभी आपकी दिक् कोसाइन नहीं हो सकती। 1 1 1, क्योंकि जो बाकी दो अक्षें होती है वो उस अक्ष पर लंबवत होती है, तो उनका वैल्यू तो हमेशा 0 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो एक अक्ष की नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, माइनस में आ सकता है, लेकिन दो मान जरूर क्या होंगे? 0 होंगे। क्योंकि आप यूं देखोगे 3D जो शेप होती है ना, वो इस टाइप की होगी। ये जेड है, ये अक्ष है, और ये वाई है। आप ये देखो, ये शेप इस टाइप से बाहर की ओर है, तो ये इसके ऊपर लंबवत है, ये इसके ऊपर लंबवत है। आप कोई सी एक अक्ष को पकड़ो, बाकी जो दो अक्ष हैं वो उसके ऊपर क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत का मतलब कोण कितना बनाती है? 90 का। कितना बनाती है? 90 का। तो जब 90 का कोण बनाएगी, दो वैल्यू क्या होगी? 0। एक वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें देख लो 2 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें भी क्या है? 2 0। ये आपने सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये किसी भी रेखा की दिक् कोसाइन नहीं हो सकती। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन, बिंदु अक्ष वाई जेड की। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बुक में कम मिलते हैं आपको। ये ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन कैसे करना है। आपके पास ये कह रहा है कि अक्ष वाई जेड की जेड अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? आप यूं समझो, अक्ष वाई जेड की जेड अक्ष से लंबवत दूरी, ये आपके पास में कोई 3D का प्लेन है इस टाइप का, ये जेड है, ये अक्ष है, ये वाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि अक्ष वाई जेड की जेड अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? जेड अक्ष से लंबवत दूरी पूछ रहा है। अब इस पॉइंट को एक काम करो, जेड आप इसको ले ऊपर ही ले लो, ताकि इसकी जेड खत्म। ये तो हो गया जेड, और इसको आप क्या बना दो? वाई। किसी भी साइड ले सकते हैं। कोई बिंदु पी है यहाँ पर, अक्ष वाई जेड, इसकी जेड से लंबवत दूरी, मतलब ये लंबी की दूरी आपको निकालनी है। जेड अक्ष पर कोई भी जो पॉइंट होता है ना, उसकी स्थिति हमेशा ही होती है 0 0 जेड। बात समझ रहे हो कैसे? 0 0 जेड। क्योंकि जैसे आप यूं पढ़ते हो 2D के अंदर कि अक्ष अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर अक्ष 0 होता है, वैसे ही 3D में जेड अक्ष पर अक्ष और वाई दोनों क्या होते हैं? 0। जेड और अक्ष दोनों क्या होते हैं? अक्ष और वाई दोनों क्या होते हैं? जेड अक्ष पर 0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इसको मान लो आप Q, ठीक है। तो आप अगर दूरी सूत्र इसमें लगाते हो, तो x2 माइनस x1 x स्क्वायर, y2 माइनस y1 y स्क्वायर, z माइनस जेड क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये आने वाला है। यदि एक रेखा अक्ष वाई जेड अक्ष के साथ क्रम से 90, 135, 45 कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा 90, 135, 45 आंसर मिल जाएगा आपको। और अगला क्या है आपके पास, देखो इतने सही इसमें, देखो कितने हो गए, 6 हो गए क्या टोटल, बिल्कुल ये 6 हो। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने उसमें कचरा किया नहीं है, जितने लिखवाए हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे जरूर, ये तो कंफर्म बात है। जो भी आपने चैप्टर लिखा और बाकी जो चैप्टर है आप उनमें चिंता नहीं करें, केवल आप बुक के जो पीछे के क्वेश्चन है वो सोल्व कर ले, आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। चैप्टर वेक्टर सदिश याद रखें, सदिश में जो आपकी परिभाषाएं है, डेफिनेशन है, वो पढ़ के जरूर जाएं, वहां से एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स का बन के आएगा। धन्यवाद।